हम लोग डिस्कस करेंगे श्रोडिंगर इक्वेशन। और चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर हम लोग क्लासिकल फिज़िक्स की बात करें तो क्लासिकल फिज़िक्स में वेव को रिप्रेजेंट करने का जो तरीका है वो क्या होता है, हम लोग सब जानते हैं। वेव को रिप्रेजेंट करने का तरीका है y इज इक्वल टू ए और साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये वेव को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। थोड़ा सा और मैं आपको समझाना चाहूँ यहाँ पर। तो मान लीजिए कि कोई वेव ओ पॉइंट पर स्टार्ट होती है और इस तरह से ये वेव को हम लोग रिप्रेजेंट कर रहे हैं। और ओरिजिन से एक्स दूरी पर जो पार्टिकल है उसका डिस्प्लेसमेंट जो है वो y से दिया जाता है। और y का समीकरण, ये डिस्प्लेसमेंट का समीकरण होता है y इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी माइनस के एक्स। तो ये डिस्प्लेसमेंट जो है किस किस क्वांटिटी का फंक्शन होता है कि हम लोग कितनी दूरी पर देख रहे हैं, यानी कि x का भी फंक्शन है। और टाइम के साथ ये डिस्प्लेसमेंट बदलता है क्योंकि ऑसिलेशन हो रहे हैं तो पार्टिकल बार बार ऊपर या नीचे की ओर शिफ्ट होएगा। तो एक्स और टी दोनों का फंक्शन होता है किसी वेव में पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट। अब यहाँ ये जो वेव इक्वेशन है इसको और भी कई तरीक़ों से लिखा जा सकता है। आप ए साइन और ओमेगा टी प्लस के एक्स भी लिख सकते हैं। और ये तरंग माइनस एक्स दिशा में जा रही है, वो मैं उस ज़्यादा डिटेल में तो नहीं जाऊँगा, लेकिन थोड़ा बहुत आइडिया आप लोगों को दे देते हैं कि ये माइनस एक्स दिशा में प्रोपोगेट कर रही है और ऊपर वाली जो तरंग है वो प्लस एक्स दिशा में प्रोपोगेट कर रही है। और कॉस के रूप में भी लिखा जा सकता है इन वेव्स को, और माइनस लगा कर भी लिखा जा सकता है, बाहर माइनस लगा कर भी लिखा जा सकता है। तो इस तरह से कई रिप्रेजेंटेशन हैं वेव को रिप्रेजेंट करने क्लासिकल फिजिक्स में। अब क्वांटम मैकेनिक्स की अगर मैं बात करूं, क्वांटम मैकेनिक्स में पार्टिकल और वेव, पार्टिकल जो है वो वेव की तरह बिहेव कर सकता है और वेव जो है वो पार्टिकल की तरह बिहेव कर सकती है। फिलहाल हम लोग ये मानकर चल रहे हैं कि पार्टिकल कोई पार्टिकल है जो वेव की तरह बिहेव कर रहा है। तो पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव होती है उसको मैटर वेव बोलते हैं, मैटर वेव। और मैटर वेव को इमेजनरी वेव माना जाता है। और मैटर वेव के वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होता है, मैटर वेव के वेव फंक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं एक नए सिंबल से जिसको साई बोलते हैं। और ये भी एक्स और टी का ही फंक्शन होगा अगर वन डायमेंशनल बात करें तो ये बराबर लिया जाता है साई नॉट और ई टू द पावर आयोटा और के एक्स माइनस ओमेगा टी। अब क्वेश्चन है कि इस तरह का क्यों वेव फंक्शन लेते हैं। तो इसका थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि आप सब जानते होंगे ई टू द पावर आयोटा थीटा जो है वो क्या होता है, वो होता है कॉस थीटा प्लस आयोटा साइन थीटा। तो इस तरह का फंक्शन लेने से फ़ायदा ये हुआ कि इसमें दोनों पीरियोडिक फंक्शन आ रहे हैं, कॉस थीटा और साइन थीटा दोनों पीरियोडिक फंक्शन है, तो दोनों पीरियोडिक फंक्शन आ रहे हैं। और एक काल्पनिक संख्या भी आ रही है आयोटा। काल्पनिक संख्या आने से फ़ायदा ये हो गया कि हम ये कह रहे हैं कि पार्टिकल से एसोसिएटेड है वेव, और वो जो वेव है पार्टिकल से एसोसिएटेड वो इमेजनरी वेव है, तो इमेजनरी क्वांटिटी की भी इसके अंदर शामिल हो गई है। तो इस तरह का वेव फंक्शन हम लोग लेंगे। ये वेव फंक्शन है, ये पार्टिकल से एसोसिएटेड जो मैटर वेव है उसका वेव फंक्शन है। अब इस पर अपने को आगे काम करना है। तो इस पर काम करने के लिए देखिए क्या करते हैं। एक तो हम लोग ये कंसेप्ट यूज करते हैं कि एनर्जी जो होती है वो एच न्यू के बराबर होती है। एनर्जी, वेव से रिलेटेड एनर्जी जो है वो एच न्यू के बराबर होती है। इसमें मैं क्या कर देता हूँ, 2 पाई का डिवाइड कर देता हूँ और 2 पाई का मल्टीप्लाई कर देता हूँ। तो h अपॉन 2 पाई तो h कट या h क्रॉस लिखते हैं, और 2 पाई न्यू जो है वो ओमेगा लिखते हैं। तो E बराबर h क्रॉस ओमेगा आ गया। तो ओमेगा बराबर कितना आ जाएगा, E अपॉन h क्रॉस। एक तो ये रिजल्ट हम लोग काम में लेंगे, ओमेगा बराबर E अपॉन h कट या h क्रॉस। और दूसरा रिजल्ट ये काम में लेंगे कि डी ब्रॉगली वेवलेंथ जो है, आपने पढ़ा होगा डी ब्रॉगली वेवलेंथ, h अपॉन पी होता है डी ब्रॉगली वेवलेंथ।
तो इसमें हम लोग क्या करें कि इससे p की वैल्यू निकाल लेते हैं। p की वैल्यू कितनी आ जाएगी, h अपॉन लैम्डा आ जाएगी। और इससे फिर 2 पाई का मल्टीप्लाई और 2 पाई का डिवाइड कर देते हैं। तो आप जानते हैं कि h अपॉन 2 पाई तो क्या बन जाएगा, h क्रॉस बन जाएगा। 2 पाई बाई लैम्डा जो है वो प्रोपोगेशन कांस्टेंट होता है, k से इसको लिखते हैं। 2 पाई बाई लैम्डा क्या होता है, प्रोपोगेशन कांस्टेंट, और k से लिखते हैं। तो फिलहाल p बराबर कितना आ गया, h क्रॉस k आ गया। तो फिर k बराबर क्या आ जाएगा, k बराबर आ जाएगा p अपॉन h क्रॉस। तो एक तो देखो k को मैं रिप्लेस करूंगा p अपॉन h क्रॉस से, और एक मैं ओमेगा को रिप्लेस करूंगा e अपॉन h क्रॉस से। कौन सी इक्वेशन में, ये जो वेव इक्वेशन लिखी हुई है इस इक्वेशन में ये दो रिप्लेसमेंट कर देंगे। तो चलिए करते हैं ये दो रिप्लेसमेंट। तो पहले मैं लिख देता हूँ एक बार कि वेव इक्वेशन क्या लिखी हुई थी। साई जो कि फंक्शन है x और t का, उसको लिखा हुआ है साई नॉट, और e की पावर आयोटा और के एक्स माइनस ओमेगा टी। इसमें ये दो वैल्यू पुट कर दीजिए ना, के की वैल्यू पुट कर दीजिए और ओमेगा की वैल्यू पुट कर दीजिए। तो आप देख सकेंगे कि ये वैल्यू पुट करें अगर हम लोग, तो ये आ जाएगा साई नॉट और e टू द पावर आयोटा, और k की वैल्यू तो है p अपॉन एच क्रॉस, और ओमेगा की वैल्यू है e अपॉन एच क्रॉस। तो एच क्रॉस जो है अपॉन में बाहर आ जाएगा, तो आयोटा अपॉन एच क्रॉस, और यहाँ आ जाएगा पी एक्स माइनस ई टी। तो ये वेव फंक्शन आ गया है साई एक्स टी, एक्स और टी का फलन है। तो ये वापस से मैं थोड़ा सा बता देता हूँ, ये वेव फंक्शन किसका आया है, एक पार्टिकल से एसोसिएटेड जो वेव होती है ना, उसका वेव फंक्शन आया है, और उस पार्टिकल का मोमेंटम p है और एनर्जी E है। अब इसमें आगे अपने को काम करना है, और कैसे आगे काम करेंगे इसका हम लोग डेरिवेटिव ले लेते हैं, पोजीशन डेरिवेटिव ले लेते हैं ट्वाइस, टेकिंग पोजीशन डेरिवेटिव ट्वाइस, यानी कि x के रिस्पेक्ट में दो बार इसका अवकलन कर देते हैं। तो x के रिस्पेक्ट में दो बार अवकलन करें इसका, तो ये आ जाएगा डेल टू साई। अब मैं बार बार एक्स टी लिखूंगा नहीं साई के साथ में, आप ध्यान रखें कि एक्स और टी का फलन है, और डेल एक्स टू। तो x के रिस्पेक्ट में दो बार इसका डिफ्रेंशिएशन कर दिया। आप सब जानते हैं कि e की पावर का अवकलन e की पावर में ही आता है, और x का जो मल्टीप्लायर होगा, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में अवकलन कर रहे हैं, तो x का मल्टीप्लायर जो है वो दो बार बाहर आ जाएगा। x का मल्टीप्लायर कौन कौन है ये एक बार आप देखें, तो x का मल्टीप्लायर है आयोटा और p और h क्रॉस, ये दो बार बाहर आ जाएंगे। तो ये दो बार जब बाहर आएंगे तो देखो आयोटा स्क्वायर आएगा, और आपकी p स्क्वायर आएगा, और h क्रॉस का स्क्वायर आएगा। और बाकी मैंने अभी कहा कि e की पावर का अवकलन e की पावर ही होता है, आयोटा अपॉन एच क्रॉस और पी एक्स माइनस ई टी। तो ये एज इट इज ही हो जाएगा, और ये x के मल्टीप्लायर दो बार अवकलन करने के कारण तो स्क्वायर के रूप में बाहर आ जाएंगे। अब आप जानते हैं कि आयोटा स्क्वायर तो -1 होता है, और एच क्रॉस स्क्वायर को उधर भेज दीजिए, तो माइनस को भी उधर भेज दीजिए, एच क्रॉस स्क्वायर को भी उधर भेज दीजिए, और ये आ जाएगा डेल टू साई अपॉन डेल एक्स टू। और इधर आप देखें तो क्या क्या बचा, देखो एक तो पी स्क्वायर बचा, और एक ये जो चीज़ बची है ना, ये चीज़ वापस साई ही है। ये जो क्वांटिटी बच रही है, ये पूरी क्वांटिटी जो बची है वो साई ही है, तो ये मैं वापस लिखूंगा साई। ठीक है, तो ये इक्वेशन नंबर आ गई 2। इनका क्या यूज़ करेंगे वो अभी आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे। अब इक्वेशन 1 का आप एनर्जी के रिस्पेक्ट में, टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार अवकलन करें। इक्वेशन 1 ऊपर दिख रही होगी आपको, इसका आप टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार अवकलन कर दीजिए, टेकिंग टाइम डेरिवेटिव ऑफ इक्वेशन 1। इक्वेशन 1 का टाइम के रिस्पेक्ट में डेरिवेटिव लेवें, तो टाइम के रिस्पेक्ट में एक बार ही डेरिवेटिव लेना है, तो टाइम का मल्टीप्लायर बाहर आ जाएगा। टाइम का मल्टीप्लायर कितना है, टाइम का मल्टीप्लायर है आयोटा भी है, एच क्रॉस भी है, और ई भी है, और माइनस का चिन्ह भी है। तो ये सारे बाहर आ जाएंगे। तो देखिए क्या मैं लिख सकता हूँ, मैं लिख सकता हूँ डेल साई
अपॉन डेल टी, टाइम के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, और ये आ जाएगा देखो आयोटा अपॉन एच क्रॉस, और साथ ही साथ माइनस भी आएगा और ई भी आएगा। और बाकी आप जानते हैं कि ई की पावर का अवकलन ई की पावर ही रहेगा, तो ये आ जाएगा पी एक्स माइनस ई टी। तो इस तरह से मैंने टाइम के रिस्पेक्ट में भी इसका अवकलन कर दिया है। अब देखो माइनस को आप उधर भेज दीजिए, माइनस को इधर भेज देंगे और इधर भेज के लेफ्ट हैंड साइड में भेज के उसको आयोटा स्क्वायर लिख दीजिए, और एक आयोटा से आयोटा काट दीजिए लेफ्ट और राइट में, तो यहाँ एक आयोटा बच जाएगा, और ये जो एच क्रॉस है वो मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और डेल साई अपॉन डेल टी पड़ा ही है, ये डेल साई अपॉन डेल टी पड़ा ही है। इधर क्या क्या बच जाएगा, इधर देखो एक तो ई बचेगा, और एक ये जो पूरी चीज़ है वो वापस क्या होने वाली है, ये वापस साई होने वाली है। तो ये इक्वेशन नंबर आ गई आपके 3। तो इस तरह से मैंने देखो पी स्क्वायर साई निकाल लिया है और ई साई निकाल लिया है। ये क्या काम आएंगे वो अभी हम लोग देखेंगे इसको। अब क्या करते हैं कि टोटल एनर्जी लिखते हैं। नाउ टोटल एनर्जी ई कैन बी रिटन एज काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, गतिज ऊर्जा प्लस स्थितिज ऊर्जा। तो ये टोटल एनर्जी को हम लोग लिख सकते हैं। काइनेटिक एनर्जी कितनी होती है? काइनेटिक एनर्जी होती है आपके हाफ एम वी स्क्वायर, और ये होती है हाफ, ऊपर नीचे एम की गुणा कर दूं मैं, एम स्क्वायर वी स्क्वायर अपॉन एम, ऊपर नीचे एम की गुणा कर दी, और एम स्क्वायर वी स्क्वायर हो जाएगा पी स्क्वायर, समवेग पी बराबर एम बी होता ना, तो एम स्क्वायर वी स्क्वायर बन जाएगा पी स्क्वायर, और अपॉन में आ जाएगा 2m। तो काइनेटिक एनर्जी याद भी रखें, 11th-12th में पढ़ते भी हैं हम लोग, पी स्क्वायर बाई 2m होता है, सीधा आप याद रखें। पोटेंशियल एनर्जी को v लिखूंगा, और वन डायमेंशनल में काम कर रहे हैं, तो पोटेंशियल एनर्जी जो है वो x का फंक्शन हो जाएगी, और इधर आपकी क्या चल रहा है, टोटल एनर्जी चल रही है। अब इस इक्वेशन को ऑपरेट करा दीजिए साई एक्स टी पे, ऑपरेटिंग दिस इक्वेशन ऑन साई एक्स टी, साई एक्स टी पे इसको ऑपरेट करा दीजिए। तो यहाँ तो आ जाएगा e और साई एक्स टी, और यहाँ आ जाएगा पी स्क्वायर अपॉन 2m और साई एक्स टी, और यहाँ आ जाएगा v एज ए फंक्शन ऑफ x और साई एक्स टी। साई एक्स टी पे इस इक्वेशन को मैंने ऑपरेट करा दिया है। अब क्या करेंगे कि ये वैल्यूज रख देंगे सारी, e साई एक्स टी की वैल्यू रख दो। देखो अभी हमने ये निकाले हैं, इक्वेशन नंबर 3 देखिए आप लोग, ये e साई एक्स टी हमने निकाला है, तो ये वैल्यू क्या है, आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी। ये तो मैं ये रख देता हूँ, आयोटा एच क्रॉस डेल साई अपॉन डेल टी, जहाँ साई किस किस का फंक्शन है, एक्स और टी का फंक्शन है। और पी स्क्वायर साई एक्स टी की भी वैल्यू रखिए, वो मैं पीछे ले जाकर आपको दिखाना चाहूँगा। ये रहा देखो, पी स्क्वायर और साई की वैल्यू कितनी है, माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर और डेल 2 साई अपॉन डेल एक्स 2। तो पी स्क्वायर साई एक्स टी की वैल्यू है माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर डेल 2 अपॉन डेल 2 साई एक्स टी अपॉन डेल एक्स 2, और ये जो 2m पड़ा है वो लिखना ही पड़ेगा मेरे को अपॉन में, ये 2m मैंने अपॉन में लिख दिया है। और प्लस का चल रहा है v एज ए फंक्शन ऑफ x और साई एज ए फंक्शन ऑफ x एंड t। और ये जो फाइनल फॉर्म अपने को प्राप्त हुई है, ये फाइनल जो फॉर्म प्राप्त हुई है, यही इक्वेशन क्या कहलाती है, श्रोडिंजर वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट इक्वेशन। ये क्या है, वन डायमेंशनल, 1D में काम किया हमने, वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट, क्योंकि टाइम की टर्म आ रही है इसमें, डेल अपॉन डेल टी आ रहा है, श्रोडिंजर इक्वेशन। तो ये क्या कहलाती है, वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन। और इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, आयोटा एच क्रॉस और डेल अपॉन डेल टी और साई एक्स टी, और उधर मैं क्या कर सकता हूँ, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m और डेल 2 अपॉन डेल एक्स 2 और वी एक्स, और वो जो साई एक्स टी है ना, उसको बाहर लेकर लिख सकते हैं। और ये क्वांटिटी है ना, ये कहलाती है एनर्जी ऑपरेटर।
ये क्या है, ये एनर्जी ऑपरेटर है। तो ई साई एक्स टी, और ये क्वांटिटी जो है वो कहलाता है हैमिल्टोनियन ऑपरेटर, इसको एच से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये साई एक्स टी, इसको मैं थोड़ा और सही तरीके से लिखूंगा। तो एच साई एक्स टी इधर लिख लेता हूँ, और ये ई साई एक्स टी। तो ये भी एक अदर फॉर्म है श्रोडिंगर इक्वेशन की, जिसमें एच जो है वो हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, ये आपको दिख रहा होगा, ये हैमिल्टोनियन ऑपरेटर है, और ई जो है वो एनर्जी है, और एनर्जी का भी ऑपरेटर तो खैर होता ही है। और वैसे अगर देखें तो एनर्जी जो है वो आइगन वैल्यू भी है, इस इक्वेशन की आइगन वैल्यू भी कह सकते हैं। ये आइगन स्टेट कहलाती है, लिख भी देता हूँ मैं, ये क्या है, आइगन स्टेट। और ये ई क्या है, ये आइगन वैल्यू, आइगन वैल्यू। खैर अब अभी उस डिटेल में नहीं जाएंगे हम लोग। तो इस तरह से हमने क्या किया है, वन डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन निकाली है। अब हम लोग निकालेंगे थ्री डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन, थ्री डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। इसमें आपको देखो क्या करना है, इसमें आपको थ्री डायमेंशनल में काम करना है। तो आर रहेगा और ये साई जीरो ही रहेगा। साई जीरो क्या होता है, साई जीरो होता है एक्स मूल बिंदु पर, एक्स बराबर जीरो पर या आर बराबर जीरो पर, और प्रारंभिक का मतलब इनिशियल यानी कि टी बराबर जीरो पर वेव फंक्शन की वैल्यू होती है। आर बराबर जीरो पर और टी बराबर जीरो पर जो वेव फंक्शन की वैल्यू होती है ना, वो साई जीरो होती है। तो वापस से मैं लिखना चाहूँगा कि साई आर टी इज इक्वल टू साई नॉट, और ई टू दी पावर क्या लिखा था भाई, आयोटा अपॉन एच क्रॉस, और उसमें पी एक्स लिखा था। यहाँ क्या आएगा, यहाँ आएगा पी डॉट आर, यहाँ आएगा पी डॉट आर। चलो इसको यहाँ लिख ही देता हूँ, पी डॉट आर, और माइनस का क्या था, ई टी था, माइनस का ई टी था। तो बस उसमें पी एक्स की जगह अब थ्री डायमेंशनल में काम कर रहे हैं, तो पी डॉट आर आ जाएगा। अब ये पी डॉट आर होगा कितना, पी डॉट आर होगा देखो, पी वन आई कैप, पी टू जे कैप, पी थ्री के कैप। पी वन पी थ्री जो है वो कंपोनेंट्स हैं मोमेंटम के एक्स वाई डायरेक्शन में, एक्स वाई जेड डायरेक्शन में। आर क्या होता है भाई, आर होता एक्स आई कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप। तो इसमें आई डॉट आई से तो वन आ जाएगा, और आ जाएगा पी वन एक्स प्लस पी टू वाई प्लस पी थ्री जेड। ये वैल्यू मैं ऊपर रख देता हूँ, ये वैल्यू ऊपर रख देता हूँ। देयरफॉर तो आपका वेव फंक्शन क्या आ जाएगा, वेव फंक्शन आ जाएगा आर ओ टी का फंक्शन है ये, और ये आ जाएगा साई नॉट और एक्सपोनेंशियल आयोटा दी पावर, एक्सपोनेंशियल की पावर आयोटा अपॉन एच क्रॉस। और देखो क्या आ जाएगा, पी वन एक्स प्लस पी टू वाई प्लस पी थ्री जेड, और माइनस का क्या है, ई टी। अब काम बिल्कुल वैसा ही करना है जैसा 1D में काम किया था, 1D में काम किया था ना, वैसा ही काम करना है। तो मैं अब ज़्यादा टाइम इसमें वेस्ट नहीं करूँगा, मैं फटाफट इक्वेशंस लिख लेता हूँ। इसको x के रिस्पेक्ट में दो बार अवकलन करिए। तो x के रिस्पेक्ट में दो बार अवकलन करें तो ये इक्वेशन आएगी, देखो। तो आपके पास इक्वेशन आ जाएगी, x का गुणांक जो है वो बाहर आ जाएगा, दो बार आएगा, आयोटा स्क्वायर पी वन स्क्वायर अपॉन एच का स्क्वायर, और बाकी वापस वही फंक्शन आ जाता है, इसलिए साई आर टी ही मैं लिख दूंगा। और इसको मैं मॉडिफाइड फॉर्म में कैसे लिखूंगा, माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर, माइनस भी उधर ले जा रहा हूँ, और एक मिनट थोड़ा मैं गड़बड़ कर रहा हूँ, यहाँ माइनस नहीं आएगा, यहाँ माइनस नहीं आएगा। तो आयोटा स्क्वायर से जो माइनस आएगा वो उधर चला जाएगा, और डेल टू साई आर टी अपॉन डेल एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू पी वन स्क्वायर और साई आर टी। तो ये आ जाएगा, और ये हमने किया भी है वहाँ पर वन डायमेंशनल में काम, ये काम किया भी हमने। इसी तरह से सिमिलरली इन वाई एंड जेड डायरेक्शंस, वाई और जेड डायरेक्शन में अगर आप काम करोगे ना, तो ये आएगा एच क्रॉस स्क्वायर
और डेल टू अपॉन डेल वाई टू आ जाएगा, और इधर क्या आ जाएगा, पी टू का स्क्वायर आ जाएगा, और साई आर टी, ये वाई दिशा में लिख लिया। और जेड दिशा में जब आप काम करोगे तो आ जाएगा डेल टू अपॉन डेल जेड टू और साई आर टी, और यहाँ आ जाएगा पी थ्री का स्क्वायर और साई आर टी। तो इस तरह से आपने तीनों डायरेक्शन में काम किया और तीनों डायरेक्शन में इन इक्वेशंस को इस फॉर्म में लिख लिया। इन इक्वेशन को मैं अगर 1 2 3 नाम दे दूं और इनको ऐड कर दूं, एडिंग दीज इक्वेशंस, एडिंग दीज इक्वेशंस, तो अगर मैं इन तीनों इक्वेशंस को ऐड कर दूं तो आप ध्यान से देखें कि लेफ्ट हैंड साइड में तो एच क्रॉस स्क्वायर, लेफ्ट हैंड साइड में तो एच क्रॉस स्क्वायर, और कॉमन क्या आ रहा है, डेल टू अपॉन डेल एक्स टू प्लस डेल टू अपॉन डेल वाई टू प्लस डेल टू अपॉन डेल जेड टू, और ये साई आर टी बाहर आ जाएगा। तो ये तो आपके लेफ्ट हैंड साइड में आएगा। राइट हैंड साइड में क्या आ जाएगा भाई, पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर प्लस पी थ्री स्क्वायर और साई आर टी, साई आर टी, ये आ जाएगा आपका इस साइड में। अब देखिए कि लेफ्ट हैंड साइड में ये जो क्वांटिटी है ना, इसको लाप्लासियन ऑपरेटर बोलते हैं, और इसको लिखते हैं, उल्टा त्रिभुज होता है ये, डेल स्क्वायर से इसको हम लोग लिखते हैं। ये क्या कहलाता है, लाप्लासियन ऑपरेटर। ठीक है, तो इसको डेल स्क्वायर से इस तरह से लिखते हैं, और साई आर टी चल रहा है। और इस साइड में देखो, ये जो पी वन स्क्वायर प्लस पी टू स्क्वायर प्लस पी थ्री स्क्वायर, ये बन जाएगा पी स्क्वायर, टोटल मोमेंटम है जहाँ पर पी, और ये आर टी चल रहा है। तो इस तरह से मैंने क्या किया है, पी स्क्वायर की वैल्यू 3 डायमेंशनल में प्राप्त कर ली है, 3 डायमेंशनल में पी स्क्वायर की वैल्यू प्राप्त कर ली है। और वो एक इक्वेशन जो मैं एनर्जी वाली मैंने प्राप्त करी थी 1D में, वो मैं सीधी लिख रहा हूँ, वो मैंने प्राप्त करी थी आयोटा एच क्रॉस और डेल साई अपॉन डेल टी। ये मैंने इक्वेशन प्राप्त करी थी 1D में, और वैसी की वैसी 3D में भी अपने को ऐसी इक्वेशन प्राप्त होगी। अब वापस वही कंसेप्ट लिखते हैं, टोटल एनर्जी, टोटल एनर्जी ई बराबर कितना होता है, ई बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी यानी कि पी स्क्वायर बाई 2m प्लस पोटेंशियल एनर्जी। पोटेंशियल एनर्जी यहाँ अब आर का फंक्शन होएगा, 1D में ये किसका फंक्शन था, केवल x का फंक्शन था, अब ये r का फंक्शन होएगा। अब इसको साई आर टी पे ऑपरेट करा दो, इस इक्वेशन को साई आर टी पे ऑपरेट करा दीजिए, तो ये आ जाएगा इतना, और यहाँ आ जाएगा p साई आर टी अपॉन 2m, और यहाँ आ जाएगा वी आर और साई आर टी। तो इस इक्वेशन को मैंने साई आर टी पे ऑपरेट करा दिया। अब ये मान रख दो, ई साई आर टी का मान कितना है, ये सब मान निकाले हुए हैं आप ना, पीछे जाके वापस देख भी सकते हैं। ये ई साई आर टी का मान है आयोटा एच क्रॉस डेल साई आर टी अपॉन डेल टी, ये तो ई साई आर टी का मान है। पी स्क्वायर साई आर टी का मान ये रहा, देखो पी स्क्वायर साई आर टी का मान ये रहा, इक्वेशन नंबर 4 देखिए, तो ये है माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर डेल स्क्वायर साई आर टी, माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर और डेल स्क्वायर साई आर टी, और ये जो अपॉन वाला 2m है ना, ये अपॉन वाला 2m, ये वाला मैंने लिखा है यहाँ पे, और प्लस का क्या चल रहा है, v एज ए फंक्शन ऑफ r और साई एज ए फंक्शन ऑफ आर टी। तो इसको मैं थोड़ा सा वापस तरीके से लिख देता हूँ, चलो इसी को यूज कर लेते हैं। ये इक्वेशन जो है, ये इक्वेशन क्या कहलाती है, 3 डायमेंशनल टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो हमने इस लेक्चर में टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस प्राप्त करी हैं, अगले लेक्चर में टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशंस प्राप्त करेंगे। थैंक यू फ्रेंड्स। प्रीवियस लेक्चर के कंटिन्यूशन में हम लोग टॉपिक पढ़ रहे हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। तो
टाइम डिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन तो हमने निकाल ली थी और वो ऊपर मैंने लिखी हुई भी है। अब हम लोग टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन निकालेंगे और इसके लिए हम लोग मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल काम में लेंगे। सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स, तो मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल्स क्या है कि जो साई है, जो आर ओ टी का फंक्शन है, उसको हम लोग लिख देंगे दो अलग अलग फंक्शन की मल्टीप्लाई की फॉर्म में, साई आर और फाई टी। तो आप देखिए कि इधर तो एक ही फंक्शन है जो आर ओ टी दोनों पर निर्भर कर रहा है, और यहाँ पर दो फंक्शन हमने लिए हैं। पहला फंक्शन केवल आर पर डिपेंड कर रहा है और दूसरा फंक्शन केवल टी पर डिपेंड कर रहा है। तो इन दो फंक्शंस की मल्टीप्लाई के रूप में इस फंक्शन को माना गया है, लेफ्ट हैंड साइड में जो फंक्शन है उसको माना गया है। तो इस मेथड को क्या बोलते हैं? मेथड ऑफ सेपरेशन ऑफ वेरिएबल बोलते हैं। और थोड़ा ये भी ध्यान देवें कि ये वाला साई अलग तरीके से बनाया मैंने और ये साई अलग तरीके से बनाया, दोनों डिफरेंट है, ये भी अपने को ध्यान रखना चाहिए। चलिए अब हम लोग ये वैल्यू पुट कर देते हैं। तो पुट करें तो देखो क्या आएगा, देयरफॉर आयोटा एच क्रॉस और डेल अपॉन डेल टी, और साई आर टी की जगह मैं रखूँगा साई आर और फाई टी, और राइट हैंड साइड में देखो क्या चल रहा है, एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m और डेल स्क्वायर, और साई आर टी की जगह मैं रखूँगा साई आर और फाई टी। और क्या चल रहा है अपने पास, चल रहा है वी आर, और यहाँ पर भी मैं करूँगा साई आर और फाई टी। तो ये इस तरह से मैंने क्या कर दिया है कि ये प्रतिस्थापन कर दिया है, इक्वेशन नंबर 2 का यूज करते हुए 1 में प्रतिस्थापन किया है 2 का। अब देखिए कि ये जो डेल अपॉन डेल टी है ये ऑपरेट हो सकेगा फाई टी पे, और ये कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा, साई आर जो है कांस्टेंट के रूप में बाहर आ जाएगा। तो साई आर तो कांस्टेंट के रूप में बाहर आ गया, और आयोटा एच क्रॉस और डेल फाई टी अपॉन डेल टी, ये तो आपका लेफ्ट हैंड साइड में बच गया। और इधर देखें तो ये जो डेल स्क्वायर है ये पोजीशन डेरिवेटिव्स होता है, ये साई आर पर ऑपरेट होएगा और फाई टी बाहर आ जाएगा। तो फाई टी तो बाहर आ जाएगा, और माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, और ये डेल स्क्वायर जो है वो किस पे ऑपरेट होएगा, वो साई आर पे ऑपरेट होएगा। तो थोड़ा मैं तरीके से लिख देता हूँ उनको, और प्लस का यहाँ तो सिंपल मल्टीप्लाई है तो ये एज इट इज चलने देते हैं, वी आर साई आर और फाई टी। तो ये इक्वेशन जो है इस रूप में अपने को प्राप्त हो गई है। अब हम क्या करेंगे कि दोनों तरफ साई आर फाई टी का भाग लगा देंगे ताकि सेपरेशन हो जाए वेरिएबल्स का, डिवाइडिंग बोथ साइड बाई साई आर फाई टी। तो दोनों तरफ इस चीज़ का भाग लगा देंगे। तो जब आप लेफ्ट हैंड साइड में भाग लगा रहे होंगे ना, तब आप देखिए कि क्या कैंसिल आउट हो जाएगा, साई आर से साई आर कैंसिल आउट हो जाएगा, और क्या पद अपने पास आ जाएगा, अपने पास पद आएगा आयोटा एच क्रॉस और 1 अपॉन फाई टी और डेल फाई टी अपॉन डेल टी। आप ध्यान से देखिए कि वापस से मैं समझाना चाहूँगा कि जब भाग लगाएंगे तो साई आर से साई आर वाला पद कट जाएगा, और ये वाला जो पद है ना ये अपॉन में आ जाएगा। तो ये देखिए ये अपॉन में आ गया है, तो ये लेफ्ट हैंड साइड में बचेगा। राइट हैंड साइड में देखो क्या बचेगा, राइट हैंड साइड में अपने पास कट जाएगा क्या, फाई टी से फाई टी कट जाएगा, फाई टी से फाई टी कैंसिल आउट हो जाएगा पहले पद में, है ना, पहले पद में फाई टी से फाई टी कैंसिल आउट हो जाएगा, ये अपॉन में आ जाएगा। तो वो मैं लिख देता हूँ। तो अपने पास क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साई आर, 1 अपॉन साई आर, और आ जाएगा माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m, ब्रैकेट में चल रहा है ये चीज़, और डेल स्क्वायर साई आर। और जब दूसरे पद में भाग लगाओगे ना तो साई आर और फाई टी दोनों ही कट जाएंगे, दूसरे पद में दोनों ही कैंसिल आउट हो जाएंगे। देखो दूसरे पद में ना साई आर और फाई टी से इस चीज़ का ही भाग लगाना है, तो साई आर फाई टी कट जाएंगे, केवल क्या रह जाएगा, वी आर रह जाएगा केवल। तो प्लस का रह जाएगा वी आर।
अब आप ध्यान से देखें तो लेफ्ट हैंड साइड जो है ना, लेफ्ट हैंड साइड वो पूरी तरह से टी पर डिपेंडेंट है, और राइट हैंड साइड जो है, लेफ्ट हैंड साइड तो टाइम पर डिपेंडेंट है, टी डिपेंडेंट ओनली। और राइट हैंड साइड आपका जो है वो किस पर डिपेंड, केवल आर डिपेंडेंट है। तो वो आर पर डिपेंडेंट है, यानी कि अगर टी बदले तो राइट हैंड साइड नहीं बदलेगा, और अगर आर बदले तो आपका लेफ्ट हैंड साइड नहीं बदलेगा। जब कभी भी ऐसा हो कि एक साइड टी पर डिपेंड कर रहा है और दूसरा साइड अन्य वेरिएबल आर पर डिपेंड कर रहा है, तो दोनों ही किसी न किसी कांस्टेंट के बराबर होंगे, तभी एक लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड बराबर हो सकते हैं, अदरवाइज बराबर नहीं होंगे। तो दोनों ही साइड किसी कांस्टेंट के बराबर होंगे। और अब क्वेश्चन है कि ये जो कांस्टेंट है उसकी विमा क्या होनी चाहिए या उसकी यूनिट क्या होनी चाहिए। तो देखो, लेफ्ट हैंड साइड से बहुत ज़्यादा आइडिया अपने को लग नहीं रहा है। लेफ्ट हैंड साइड में ये चीज़ है, इससे आइडिया नहीं लग रहा है कि इसकी यूनिट क्या होएगी। इस साइड से भी कोई, इस पद से भी कोई आइडिया नहीं लग रहा है, लेकिन इस पद से आइडिया लग रहा है अपने को। ये पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है, तो जो कांस्टेंट होगा ना उसकी यूनिट या एनर्जी जो है, यूनिट जो है वो एनर्जी की ही यूनिट होनी चाहिए। आप देखिए कि राइट हैंड साइड में एक पद आ रहा है वी आर, पोटेंशियल एनर्जी। तो जो लेफ्ट हैंड और साइड और राइट हैंड साइड जो आपस में बराबर होंगे और किसी कांस्टेंट के बराबर होंगे, वो कांस्टेंट एनर्जी की यूनिट लिए हुए होगा। और हम ये भी जानते हैं कि सिस्टम की टोटल एनर्जी कांस्टेंट रहती है, तो वो कांस्टेंट अवश्य ही टोटल एनर्जी होना चाहिए। तो अब हम क्या, इससे क्या रिजल्ट पर पहुँचे कि आयोटा एच क्रॉस और 1/5t और डेल 5t अपॉन डेल टी, ये भी किसी कांस्टेंट के बराबर होना चाहिए। और वो जो कांस्टेंट होएगा ना वो क्या होएगा, ऊर्जा की यूनिट लिए हुए होगा, और वो टोटल एनर्जी होगा। तो मैंने इस टोटल एनर्जी को ई लिख दिया है, और सिस्टम की टोटल एनर्जी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। तो ये ई लिख दिया। इसको मैं, इस इक्वेशन को मैं सॉल्व कर लूँगा। इक्वेशन नंबर इसको मैं दे देता हूँ 3, इसको मैं सॉल्व कर लूँगा। और ये आपका जो ये वाला साइड है, राइट हैंड साइड, वो भी इसी कांस्टेंट के बराबर होगा। तो वो भी मैं लिख देता हूँ 1/psi r माइनस का एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m और डेल स्क्वायर psi r, और प्लस का चल रहा है वी आर, वो भी किसके कांस्टेंट होगा, किसके बराबर होगा, वो भी ई के ही बराबर होगा। इसको इक्वेशन नंबर 4 के देते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं कि इक्वेशन 3 को पहले सॉल्व कर लेते हैं। इक्वेशन 3 को रीअरेंज करेंगे, रीअरेंजिंग इक्वेशन 3। तो इक्वेशन 3 को रीअरेंज करेंगे। देखिए थोड़ा सा ध्यान से अगर आप देखो तो कैसे रीअरेंज करें कि डेल 5t के अपॉन में रख देते हैं, 5t को अपॉन में रख देते हैं और उधर भेज देते हैं आयोटा को, तो माइनस आयोटा के रूप में चला जाएगा, और एच क्रॉस को उधर भेजेंगे तो एच क्रॉस अपॉन में चला जाएगा, और डेल टी जो है वो गुणा में चला जाएगा। ई तो उधर बैठा ही है, और डेल टी मल्टीप्लाई में चला जाएगा। इसका आप क्या करिए, समाकलन करिए। 5t के लिए सॉल्व करना है इसको, तो इंटीग्रेट करेंगे इसको, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। तो इंटीग्रेट करें तो आप जानते होंगे कि लेफ्ट हैंड साइड में डेल 5t अपॉन 5t है, इसका इंटीग्रेशन लॉग या ln नेचुरल लॉग है ना 5t होगा। आप जानते होंगे कि dx अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या था, ln x होता है, लॉग नेचुरल लॉग x होता है, ठीक है। तो मैंने ये इंटीग्रेशन कर दिया है डेल 5t अपॉन 5t का, जो कि ये हो जाएगा, और माइनस का आयोटा अपॉन एच क्रॉस, और ई डेल टी का इंटीग्रेशन टी हो जाएगा, प्लस कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आ जाएगा। इसको मैं कह देता हूँ, चलो मैं ये सीधा लिख ही देता हूँ ना, ये कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन आएगा ln और फाई नॉट t बराबर 0 पर जो फलन होता ना वो आएगा। आप इसको आराम से कर सकते हैं सिंपल मैथमेटिक्स के नॉलेज से। अब देखो कि लेफ्ट हैंड साइड में तो आपका ये आ जाएगा ln 5t अपॉन 5 0, और
यहाँ चल रहा है आयोटा अपॉन एच क्रॉस और ई टी, तो इसको फाई टी के लिए मैं सॉल्व कर लूँ तो ये आ जाएगा फाई ज़ीरो और ई की पावर आयोटा अपॉन एच क्रॉस और ई टी। ये इक्वेशन नंबर मैं दे सकूँगा शायद 3 4 5 दे सकूँगा ना, हाँ 5 दे सकूँगा। ये इक्वेशन नंबर 5। तो एक तो देखो ये रिजल्ट आ गया जो काम आ जाएगा, फाई टी आ गया है ना। और दूसरा अब इक्वेशन 4 को मैं थोड़ा मॉडिफाई करके लिखूँगा। देखो इक्वेशन 4 को मॉडिफाई करने के लिए मैं क्या करूँगा, पहले तो वी आर को उधर ले जाऊँगा, वी आर को उधर ले जाऊँगा तो ई माइनस वी आर बनेगा और फिर साई आर को मल्टीप्लाई में लिख दूंगा। इतना काम पहले कर लेते हैं। देखो क्या कर लेते हैं, इक्वेशन 4 को लिख सकेंगे एच क्रॉस स्क्वायर अपॉन 2m और डेल स्क्वायर साई आर बराबर ई माइनस वी आर और मल्टीप्लाई में चला जाएगा साई आर। और अब क्या करते हैं कि ये जो डेल स्क्वायर साई आर को यहीं रख लेते हैं, बाकी सब को उधर भेज देते हैं। बाकी सब को उधर भेजेंगे तो माइनस भी उधर चला जाएगा, 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर आ जाएगा और ये आ जाएगा ई माइनस वी आर, ई माइनस वी आर और साई आर। अब ये पूरा राइट हैंड साइड में पूरी की पूरी टर्म को इधर लेकर आ जाइए लेफ्ट हैंड साइड में, तो अपने पास आ जाएगा डेल स्क्वायर साई आर, डेल स्क्वायर साई आर प्लस में आ जाएगा ये 2m अपॉन एच क्रॉस स्क्वायर और ई माइनस वी एज ए फंक्शन ऑफ आर और साई आर इज इक्वल टू 0। और ये फाइनल जो इक्वेशन आई ना, ये इक्वेशन आप देखिए टाइम इसमें कहीं पर भी नहीं है, टाइम इसमें नहीं है। इसको बोलते हैं टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन, और 3 डायमेंशन में तो है ही ये, तो ये क्या कहलाती है, टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन। ये टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंजर इक्वेशन कहलाती है। और इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए अलग अलग अपने को पोटेंशियल दिए हुए होते हैं। कोई भी फिजिकल प्रॉब्लम होती है, फिजिकल प्रॉब्लम, तो मान लीजिए कि कोई पार्टिकल फ्री है ना, उस पर कोई फोर्स नहीं लग रहा है, तो फोर्स नहीं लग रहा तो पोटेंशियल एनर्जी वैसे तो कांस्टेंट होती है, लेकिन उस कांस्टेंट को 0 माना जा सकता है। पोटेंशियल एनर्जी 0 मान लें, है ना, तो फ्री पार्टिकल जो है, फ्री पार्टिकल, उसके लिए फिर इसमें देखो करना क्या होता है अपने को कि ये जो कंडीशन है, एक तरह से कंडीशन बन गई, ये कंडीशन हम यहाँ पुट कर देंगे इस इक्वेशन में। वी आर की जगह पुट किए जाते हैं ये मान, और वी आर की जगह पुट करके इनको इस इक्वेशन को, श्रोडिंजर इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। और सॉल्व करके हम लोग 2 चीज़ें निकालने का प्रयास करते हैं। एक तो हम लोग साई आर निकालने का प्रयास करते हैं, क्या क्या निकालने का प्रयास करते हैं, साई आर निकालने का प्रयास करते हैं, और एक हम लोग क्या करते हैं, एनर्जी निकालने का प्रयास करते हैं, वेव फंक्शन एंड एनर्जी। तो श्रोडिंजर इक्वेशन काम क्या आती है उस पर डिस्कस कर रहा हूँ। श्रोडिंजर इक्वेशन एक तो वेव फंक्शन निकालने के काम आएगी और दूसरा एनर्जी निकालने के काम आएगी सिस्टम की। और सिस्टम के बारे में जानकारी क्या होनी चाहिए श्रोडिंजर इक्वेशन लगाने के लिए, सिस्टम का पोटेंशियल अपने को पता होना चाहिए, है ना, सिस्टम का पोटेंशियल अपने को पता होना चाहिए। जैसे मैंने फ्री पार्टिकल का पोटेंशियल 0 लिया है, तो v बराबर 0 रख दीजिए ऊपर वाली इक्वेशन में, और आप इसको सॉल्व कर लीजिए और साई आर और v निकाल लीजिए, एनर्जी निकाल लीजिए। इसी तरह से अगर आप सिंपल हार्मोनिक ऑसिलेटर के लिए काम करना चाह रहे हैं तो आप v की जगह 1/2 के आर स्क्वायर अगर 3D में काम कर रहे हैं तो, और अगर 1D में काम करें तो 1/2 के एक्स स्क्वायर, है ना। तो इस तरह का पोटेंशियल जो है वहाँ पर पुट कर दीजिए ऊपर वाली इक्वेशन में, और इसको साई आर और ई के लिए सॉल्व कर लीजिए, जो हम लोग आगे वाले लेक्चर्स में डिस्कस करेंगे। आप जैसे हाइड्रोजन एटम पर काम करना चाह रहे हैं तो हाइड्रोजन एटम में आप जो पोटेंशियल है इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन के बीच में, उसकी वैल्यू पुट कर दीजिए के ई स्क्वायर अपॉन आर, है ना, और ये पुट कर दीजिए ऊपर वाली इक्वेशन में और इक्वेशन को सॉल्व कर लीजिए एनर्जी के लिए और वेव फंक्शन के लिए। तो ये अलग अलग प्रॉब्लम्स के हिसाब से ये श्रोडिंजर इक्वेशन सॉल्व की जाती है और वेव फंक्शन और एनर्जी निकाले जाते हैं। तो ये तो बातें हो गई कि श्रोडिंजर इक्वेशन क्या है, कैसे काम में लेनी है ना, और
फाइनल सॉल्यूशन अब हम लोग लिख देते हैं। देखो फाइनल सॉल्यूशन के लिए हम लोग 5 नंबर इक्वेशन को काम में लेंगे। तो देखो फाइनल सॉल्यूशन क्या लिख सकेंगे, फाइनल सॉल्यूशन जो है साई आर टी बराबर साई आर और फाई टी। अब ये जो साई आर है ना, ये साई आर तो ये ऊपर वाली इक्वेशन से निकलेगा, ठीक है। ये तो आपको वी पता होगा तभी निकल पाएगा। पोटेंशियल अलग अलग सिस्टम की अलग अलग पोटेंशियल एनर्जी होती है, तो अलग अलग वी पता होने पर ही साई आर निकल पाएगा। तो इसके तो जानकारी अपने को जब तक सिस्टम के बारे में नहीं पता तब तक साई आर नहीं पता चल सकता। फाई टी ज़रूर अपने को पता है, फाई टी पता है, और फाई जीरो जो है ना वो मैं कांस्टेंट में ही शामिल कर देता हूँ, और मैं मान लूँगा कि इसके अंदर इसको सॉल्व करेंगे तो कांस्टेंट निकल कर आ जाएगा, उसी में ही इंक्लूड कर देते हैं कांस्टेंट को। तो कांस्टेंट यहाँ नॉर्मली लिखा नहीं जाता है, तो ये लिखा जाएगा साई आर, और कांस्टेंट नहीं लिखा जाता, ई टू द पावर आयोटा अपॉन एच क्रॉस और ई और टी। तो ये फाइनल सॉल्यूशन कहलाता है, ये फाइनल सॉल्यूशन कहलाता है। इसमें कांस्टेंट मैं कह रहा हूँ कि लिखा नहीं जाता, वो इसी में ही शामिल होता है, इस साई आर में ही शामिल कर दिया जाता है कांस्टेंट को। और ये फाइनल सॉल्यूशन है, और ये बताता है कि टाइम के साथ सिस्टम जो है कैसे इवैल्यूएट होगा, मतलब कि किस तरह से उत्तरोत्तर रूप से या टाइम जैसे जैसे बढ़ेगा तो सिस्टम में विकास किस तरह से होगा, सिस्टम किस तरह से इवैल्यूएट होगा, तो वो इस इक्वेशन के द्वारा ज्ञात कर सकते हैं। एक फाइनल नोट करके एंड कर देते हैं कि प्रोबेबिलिटी की बात करें अगर, प्रोबेबिलिटी क्या होती है, प्रोबेबिलिटी होती है पी से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये होती है साई आर टी के मॉड का स्क्वायर, यानी कि ये होती है साई स्टार आर टी और साई आर टी। तो अगर मैं ऊपर ये साई के मान लूँ, अगर साई के ये वाले मान लूँ तो ये आ जाएगा साई आर स्टार, और स्टार जब करोगे ना तो ई टू द पावर प्लस आयोटा हो जाएगी, आयोटा अपॉन एच क्रॉस और ई टी, और दूसरे में साई आर, इससे कितना आएगा साई आर ई टू द पावर माइनस आयोटा अपॉन एच क्रॉस ई टी। तो ये मैंने साई स्टार का और साई का मान ऊपर से रख दिया है। तो अब ई की पावर नेगेटिव और ई की पावर पॉजिटिव कट के ई की पावर 0 1 हो जाएगा, और ये आ जाएगा साई स्टार आर टी और साई आर टी। तो प्रोबेबिलिटी जो है वो टाइम इंडिपेंडेंट है। प्रोबेबिलिटी क्या है, टाइम इंडिपेंडेंट है, यानी कि कंजर्व्ड है। तो ये आपके कंप्लीट हुआ टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन। और एक बार वापस मैं आपको दिखा देता हूँ कौन सी टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है, ये वाली टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन है। थैंक यू।